अब बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 की अकाउंटिंग प्रोसेस। ये जो चैप्टर है अकाउंटिंग प्रोसेस, इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि भाई अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस कैसे होता है। जब भी बिजनेस में फर्स्ट टाइम कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वो ट्रांजैक्शन सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड होता है, फिर वो रिकॉर्ड होने के बाद फिर उसके बाद कहाँ रिकॉर्ड होता है, फिर उसके बाद वो ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ जाता है। ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे हम लोग अपने अकाउंटिंग प्रोसेस वाले चैप्टर में। अभी जो चैप्टर है अकाउंटिंग प्रोसेस, इसी को हम लोग अकाउंटिंग प्रोसीजर बोलते हैं, इसी को हम लोग अकाउंटिंग साइकिल भी बोलते हैं। अभी जो अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होती है। जैसे कि हमारे इंडिया में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अकाउंटिंग होती रहती है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के आपका अकाउंट्स बनते हैं और ऐसे ही हर साल अकाउंटिंग होती रहती है। तो ये जो प्रोसेस है अकाउंटिंग प्रोसेस, ये हर साल रिपीट होता रहता है। हर साल 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के आपके अकाउंट्स बनते हैं और 31 मार्च को आपके फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। अभी फाइनल अकाउंट्स अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही आपका पूरा जो अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है, अकाउंटिंग प्रोसेस जो होता है, उसमें सबसे पहले क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, फिर सेकंड स्टेप आपको क्या होता है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस वाले चैप्टर में। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई रियल लाइफ में कैसे क्या होता है। देखो रियल लाइफ में कल को जब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करोगे तो आपको 2 टाइप के क्लाइंट मिलेंगे। एक क्लाइंट तो वो होते हैं जिनके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है, जिनकी सेल बहुत ज़्यादा होती है। तो उन लोगों के जो उनका जो बिजनेस होता है, उनके बिजनेस में उनके स्टाफ में ही अकाउंटेंट्स होते हैं। लेकिन कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जिनके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपनी अकाउंटिंग किसी और से करवाते हैं। जैसे कि मान लो वो एक सीए के पास जाते हैं और सीए के स्टाफ में एक अकाउंटेंट होता है, तो वो उस अकाउंटेंट से अपनी अकाउंटिंग करवाते हैं। अब वो जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन क्या करेगा, बिजनेसमैन जितने भी उसके रिकॉर्ड्स होंगे, अकाउंटेंट उससे कहेगा भाई जितना भी तुम्हारा सेल का रिकॉर्ड है, जितना भी तुम्हारे परचेस का रिकॉर्ड है, जितने भी तुम्हारे परचेस के बिल्स हैं, परचेस के इनवॉइस हैं, जितने भी तुम्हारे सेल के इनवॉइस हैं, जितने भी तुम्हारे खर्चे हैं, ट्रैवलिंग का खर्चा है तो ट्रैवलिंग का बिल दिखाओ, जो भी तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं, उतने सारे जितने भी सारे बिल्स हैं, सारे के बिल्स एक फाइल में लगा के ले आओ। अभी जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन क्या करता है, एक फाइल निकालता है और फाइल में जितने भी सारे उसके बिल्स होते हैं, इनवॉइस होते हैं, परचेज के बिल, ट्रैवलिंग के बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो होता है, जितने भी सारे बिजनेस के रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं, उसके जो बिल्स होते हैं वो एक फाइल में लगा देता है। अब अकाउंटेंट का सबसे पहला काम क्या होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के जितने भी सारे बिल्स होते हैं उनको डेट वाइज लगाता है। डेट वाइज का मतलब होता है सबसे पहले वो 1 अप्रैल का बिल लगाएगा, फिर उसके ऊपर वो लगाएगा 2 अप्रैल का, ऐसे ही 31 मार्च तक के सारे जो बिल होंगे वो डेट वाइज लगाएगा और इसके बाद अपनी वो अकाउंटिंग स्टार्ट करेगा। इसके बाद क्या करता है, वो अपना लैपटॉप खोलता है या अपना सिस्टम खोलता है, सिस्टम में टैली सॉफ्टवेयर खोलता है और अपनी अकाउंटिंग स्टार्ट कर देता है। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपके सीए फाउंडेशन के एग्जाम खत्म हो जाते हैं, उसके बाद आपको टैली का कोर्स सीखना होगा और साथ में आपको एक्सेल का कोर्स भी सीखना होगा। यहाँ पे आपको जब आप टैली का कोर्स सीखोगे, एक्सेल का कोर्स सीखोगे, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे टेक्निकल शॉर्टकट्स बताए जाएंगे जो कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो है बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर और यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट है, वो है जर्नल। अभी जर्नल क्या होती है, जर्नल देखो एक बुक होती है। अभी जो जर्नल बुक होती है, यहाँ पे जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है एक बुक में, जिसे हम लोग बोलते हैं जर्नल। और ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं जब बहुत सारे एंटर किए जाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं जर्नल एंट्री। तो आपको समझ में आ गया होगा जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। जो बहुत सारे ट्रांजैक्शन जब हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो जो रिकॉर्ड हो जाती हैं उसी को हम लोग बोलते हैं जर्नल एंट्रीज हैं ये। इसके बाद हमारा लेजर। अब ये लेजर क्या होता है, देखो लेजर क्या होता है, लेजर एक बुक होती है जिसमें जो भी सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा पूर्वजों के पास ले चलता हूं, जो भी हमारे अकाउंट्स के पूर्वज होते हैं वो लोग क्या करते थे। अब हमारे जो अकाउंट्स के पूर्वज होते थे उनके एक ऐसे रजिस्टर होते थे, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो ये उनका रजिस्टर है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। अब यहाँ पे जो भी सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ कैश, यहाँ पे मैंने एक हेड बना दिया कैश। अब जब भी उनकी जेब में पैसा आएगा, यानी कि जब भी उसका कैश बढ़ेगा, तो वो लेफ्ट हैंड साइड में रिकॉर्ड करते हैं और जब भी उनकी जेब से पैसा जाएगा, जब भी उनके खर्चे होंगे, तो वो राइट हैंड साइड में रिकॉर्ड करते हैं। मान लो यहाँ पे उन्हें 10 लाख रुपए कैश मिलते हैं, तो वो लेफ्ट हैंड साइड में रिकॉर्ड कर लेते हैं।
और उनका खर्चा होता है 8 लाख रुपए का। 8 लाख रुपए का उनका खर्चा होता है। अब यहाँ पे आप ही मुझे बताओ बैलेंस क्या होगा, कितना बैलेंस बचेगा। अगर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के उनका 10 लाख रुपए उनके जेब में आते हैं, उनको कैश मिलता है, और 8 लाख रुपए का उनका खर्चा हो जाता है, तो बैलेंस बचेगा 2 लाख रुपए। तो अभी मैंने आपको ये दिखाया कैश का हेड। ऐसे ही डिफरेंट टाइप के हेड्स बनते हैं। परचेज का हेड बनता है, सेल का हेड बनता है, और ये जो आप देख रहे हो ना टी शेप में, इसी को हम लोग बोलते हैं अकाउंट। तो इसको मैं लिख देता हूँ कैश अकाउंट। ऐसे कैश अकाउंट जैसे बन रहा है वैसे ही आपका परचेज अकाउंट बनता है, सेल अकाउंट बनता है। ऐसे डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स बनते हैं, और ये जो डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स बनते हैं एक बुक में लिखे जाते हैं, और जो बुक है उसी को हम लोग बोलते हैं लेजर। तो अब जो लेजर क्या होता है, जर्नल क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल में सीखेंगे यूनिट नंबर 1 और 2 में, ठीक है। इसके बाद आता है यूनिट नंबर 3। इसके बाद आता है यूनिट नंबर 3 ट्रायल बैलेंस। अब ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है, देखो ट्रायल बैलेंस में जो भी लेजर अकाउंट्स होते हैं उनकी समरी होती है। अभी जो बैलेंस आया है, बैलेंस 2 लाख का, ये आपका चला जाएगा ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, जो भी आपका परचेज अकाउंट है, सेल अकाउंट है, कैश अकाउंट है, इन सब के बैलेंस लिखे जाते हैं। यानी कि मैं आपसे कह सकता हूं कि भाई जो ट्रायल बैलेंस होता है वो लेजर की समरी होती है। अभी ट्रायल बैलेंस क्यों बनता है, कैसे बनता है, ये सब हम लोग सीखेंगे यूनिट नंबर 3 में। इसके बाद आता है यूनिट नंबर 4 सब्सिडरी बुक्स। अब भाई रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में सारे के सारे ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। रियल लाइफ में जो ट्रांजैक्शन होते हैं, अब ये जो ट्रांजैक्शन हैं, ट्रांजैक्शन 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे कैश ट्रांजैक्शन, दूसरे होते हैं हमारे नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। अभी जो कैश ट्रांजैक्शन होते हैं इनको रिकॉर्ड किया जाता है कैश बुक में। जो भी आपके कैश ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हें कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, और जो भी आपके नॉन कैश ट्रांजैक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है सब्सिडरी बुक में। अब नॉन कैश ट्रांजैक्शन कौन कौन से होते हैं, जो भी उधार में आप परचेस करते हो, उधार में जो भी आप सेल करते हो, वो वाले ट्रांजैक्शन। तो ये सब्सिडी बुक कौन सी होती है, परचेज बुक होती है, सेल बुक होती है, जहां पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन आते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब जो भी आपके उधार वाले ट्रांजैक्शन होते हैं। अब ये सब्सिडरी बुक्स क्यों बनाई जाती हैं, इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है टाइम बहुत सेव होता है। अब जर्नल में आप बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, मान लो एक बिजनेस में 1000 ट्रांजैक्शन है, 1000 ट्रांजैक्शन में बहुत सारी परचेज हैं, सेल की, और जो परचेज सेल के जो ट्रांजैक्शन होते हैं, क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल के ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो सबसे पहले आप जर्नल में रिकॉर्ड करोगे, उसके बाद फिर आप उसे लेजर में ट्रांसफर करोगे एक एक करके, तो इसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है। तो इसका शॉर्टकट क्या है, आप जो भी परचेज के ट्रांजैक्शन होते हैं, जो भी क्रेडिट परचेज के ट्रांजैक्शन होते हैं, उसको आप परचेज बुक में रिकॉर्ड करो। जो भी क्रेडिट सेल के ट्रांजैक्शन होते हैं, यानी कि जो भी उधार में जो सेल होती है उसके ट्रांजैक्शन होते हैं, उसको आप सेल बुक में रिकॉर्ड करो, और उसका जो भी टोटल होगा उसको आप लेजर में ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ पे एक तो टाइम बहुत सेव होता है। दूसरी बात यह है डिवीजन ऑफ वर्क। अब जैसे एक बिजनेस में 2 अकाउंटेंट हैं, तो एक अकाउंटेंट जो होगा वो जो भी उसकी सब्सिडरी बुक्स होंगी वो संभालेगा, और जो दूसरा अकाउंटेंट होगा वो जर्नल को संभालेगा। ऐसे ही जो काम होता है वो बढ़ जाता है। जो बिजनेस में बहुत सारे अकाउंटेंट हैं, तो एक अकाउंटेंट से कह दिया जाएगा कि भाई तुम परचेज बुक बनाओ, एक अकाउंटेंट से कह दिया जाएगा तुम भाई सेल बुक बनाओ। ऐसे ही जो काम होता है वो बढ़ जाता है। तो भाई यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क है, तो यहाँ पे जो आपका काम होगा, जो अकाउंटिंग प्रोसेस होता है, अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है, बहुत जल्दी खत्म होगा। तीसरा फायदा ये है, जब भी कभी ऑडिट होगा बिजनेस का, तो बिजनेस में जब भी ऑडिट होता है तो ऑडिट स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहले जो भी ऑडिटर आएगा, ऑडिटर कहेगा कि भाई हमें परचेज बुक दिखाओ। तो यहाँ पे जो भी अकाउंटेंट होगा, अकाउंटेंट पहले फाइल दिखाएगा, जो भी उसकी परचेज फाइल दिखाएगा उसमें सारे परचेज के इनवॉइस लगे होंगे, और जितना भी उसने अकाउंटिंग करी होगी परचेज बुक में वो अपने परचेज बुक निकाल के दे देगा। तो भाई यहाँ पे एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन है, और वो इन्फॉर्मेशन जो होती है बहुत ही अच्छे से बहुत काम आती है। तो भाई सब्सिडी बुक के और भी बहुत सारे फायदे होते हैं, ये सब हम लोग सीखेंगे यूनिट नंबर 4 में। अभी जो उसके बाद आते हैं कैश बुक। अभी जो कैश बुक होती है, यहाँ पे सारे के सारे कैश ट्रांजैक्शन आते हैं, प्लस जो भी आपके बैंक के ट्रांजैक्शन होते हैं, जो भी आप बैंक से डील करते हो, यहाँ पे बैंक के ट्रांजैक्शन भी आते हैं कैश बुक में। जैसे कि आप जब भी कोई चेक डिपॉजिट कराते हो, तो जब भी आप चेक डिपॉजिट करते हो आप कैश बुक में एंट्री करते हो। अब जो बैंक की पासबुक होती है, बैंक का जो अकाउंट स्टेटमेंट होता है, वहाँ पे बैंक रिकॉर्ड करता है, और जो आपकी कैश बुक होती है, कैश बुक में आप अपनी एंट्री रिकॉर्ड करते हो। आप जब भी चेक डिपॉजिट कराते हो या चेक अपना कुछ इशू करते हो, उस सारी की सारी जो एंट्री होती है वो आप कैश बुक में करते हो। अब इसके बाद आती है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट,
रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये जो यूनिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, जब आप ऑडिट करोगे, जब आप सीए बन जाओगे, सीए बनने से पहले आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हो तो आपको बहुत ऑडिट करने होते हैं। आप ऑडिट जो करते हो तो ऑडिट में आप अकाउंटेंट की गलतियां निकालते हो, तो आप क्या करते हो, आप वहाँ पर रेक्टिफिकेशन वाला जो प्रोसेस होता है वो करते हो। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है गलतियाँ निकाल के सही कर देना। अब जैसे कि होता क्या है, जब भी अकाउंटिंग हो रही होती है तो अकाउंटिंग में बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। कभी कभी बाई मिस्टेक कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, जैसे कि आपको लिखना था अमाउंट 1000 रुपये का और आप गलती से लिख देते हो 100 रुपये और आपको पता नहीं चलता है। फिर आपको बाद में पता लगता है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो आपको तुरंत के तुरंत पता लग जाती हैं तो आप तुरंत के तुरंत सही कर लेते हो, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो ट्रायल बैलेंस बनने से पहले पता लगती हैं या ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पता लगती हैं या जो भी फाइनल अकाउंट्स होते हैं उनके बनने के बाद पता लगती हैं। तो ये जो गलतियाँ होती हैं कई बार क्या होता है बहुत समय बाद पता लगती हैं। तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम आप गलतियां जो होती हैं उसको काट नहीं सकते, आप उसको मिटा नहीं सकते। उस समय आपको क्या करना होगा, उस समय आपको एक्स्ट्रा एंट्री पास करनी होती है, उस समय आपको एक्स्ट्रा कुछ रिकॉर्ड करना होता है। अभी कैसे होता है, कैसे रिकॉर्ड करना होता है, क्यों, क्या ये सब क्या होता है, क्यों होता है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 6 में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में। तो भाई जो यूनिट है, यूनिट नंबर 6 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 की, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसको हम लोग प्यार से बीआरएस कह के भी बुलाते हैं और प्यार से हम लोग इसे रीको कह के भी बुलाते हैं, रीको। अब ये रीको क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। जब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करोगे तो आपके जो बॉस हैं, बॉस आपसे पूछेंगे कि भाई रीको बनाया है तुमने। जब आप ऑडिट पे करने और जब आप ऑडिट करने जाओगे तो आपके जो बॉस हैं, बॉस आपसे पूछेंगे रीको बनाया है तुमने, तो भाई यही रीको होता है। आप समझते हैं रीको क्या होता है। उससे पहले मैंने आपको बताया था भाई कैश बुक क्या होती है। जो कैश बुक होती है, कैश बुक में जो भी आपके कैश के ट्रांजैक्शन होते हैं प्लस जो भी आपके बैंक के ट्रांजैक्शन होते हैं ये आपके कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। जैसे कि मान लो 1 लाख रुपए मैं डिपॉजिट करता हूँ, 1 लाख रुपए मैं डिपॉजिट करता हूँ अपने बैंक अकाउंट में। अभी जो 1 लाख रुपए मैं डिपॉजिट करता हूँ ये 2 जगह रिकॉर्ड होते हैं। एक तो मेरा अकाउंटेंट रिकॉर्ड करता है कैश बुक में, दूसरा जो भी मेरा बैंक होता है, मेरा जो बैंक होता है बैंक रिकॉर्ड करता है इसको पासबुक में। पासबुक कह सकता हूँ या इसे अकाउंट स्टेटमेंट कह सकता हूँ। तो जो 1 लाख रुपए हैं जो मैंने डिपॉजिट करवाए हैं, सबसे पहले तो मैं कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा और दूसरा जो मेरा बैंक है, बैंक मेरी पासबुक अपडेट कर देगा कि भाई 1 लाख रुपए डिपॉजिट हुए हैं। तो यहाँ पे जब मैं अपनी कैश बुक खोल के देखूंगा तो वहाँ पे 1 लाख रुपए की एंट्री होगी और जब मैं पासबुक खोल के देखूंगा तो वहाँ पे जो मैं अपने अकाउंट स्टेटमेंट खोल के देखूंगा तो वहाँ पे भी 1 लाख रुपए की एंट्री होगी। अब होता क्या है, कई बार क्या होता है, ये जो कैश बुक है और ये जो बैंक पासबुक है ये मैच नहीं होती है। वैसे हर बार ये मैच होने चाहिए भाई। 1 लाख रुपए आपके कैश बुक में है, 1 लाख रुपए आपके बैंक पासबुक में है, दोनों मैच हो रही हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत सारे रीजंस की वजह से ये दोनों मैच नहीं होते हैं। सबसे कॉमन रीज़न होता है भाई जो भी बैंक चार्जेस होते हैं। अब बैंक ने चार्जेस लगा दिए, हमें पता ही नहीं चलता है बैंक ने हमारे चार्जेस लगा दिए हैं। तो एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरे और रीज़न होते हैं, जैसे कि मान लो ये जो 1 लाख रुपए है इसका मैं चेक इशू करता हूँ। अब मैं बहुत सारी पार्टीज़ को चेक इशू करता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे 3 पार्टीज ले लेता हूँ, X, Y और Z। अब X, Y, Z को मैं चेक देता हूँ। X को मैं चेक देता हूँ 50,000 रुपये का और Y को मैं चेक देता हूँ 25,000 रुपये का और Z को मैं चेक देता हूँ 25,000 रुपये का। अब होता क्या है, X और Y क्या करते हैं, X और Y जिनको मैं चेक देता हूँ वो लोग अपना चेक क्लियर करा लेते हैं। वो बैंक के पास जाते हैं और जो भी चेक होता है उसको इनकैश करवा लेते हैं। लेकिन ये जो जेड होता है, जेड चेक को इनकैश नहीं कराता है। अब यहाँ पे आ जाता है डिफरेंस। अब यहाँ पे जो मेरी कैश बुक है, कैश बुक में दिखाऊंगा कि मेरे जो 1 लाख रुपए के जो चेक हैं वो चले गए। मेरे जो 1 लाख रुपए के जो चेक हैं वो मैंने इशू कर दिए। लेकिन मेरी जो पासबुक है, पासबुक में क्या आएगा, पासबुक में आएगा मेरे सिर्फ 75,000 के चेक इशू हुए हैं। तो भाई यहाँ पे जो डिफरेंस है 25,000 का, ये जो डिफरेंस है इसको एलिमिनेट करना, ये जो एलिमिनेट करने का जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग कहते हैं रिकंसिलिएशन। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है रिकंसिलिएशन। यहाँ पे रिकंसाइल का मतलब होता है फाइंड आउट करना। जो भी ये डिफरेंस आ रहा है कैश बुक में और पासबुक में, इस डिफरेंस को फाइंड आउट करने को बोलते हैं हम लोग रिकंसिलिएशन।
अब ये जो रिकंसिलेशन हम लोग करते हैं, रिकंसिलेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है, यहाँ पे जो डिफरेंस एलिमिनेट करने का प्रोसेस होता है, इस सबको हम लोग एक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं और जो स्टेटमेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, या हम इसे कह सकते हैं BRS, या हम इसे कह सकते हैं रिको। अब ये जो रिको होता है ऑडिट में बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ऐसा क्यों होता है? कई बार क्या होता है, बिजनेस में बहुत सारे फ्रॉड हो जाते हैं। अब अकाउंटेंट क्या कर सकता है? अकाउंटेंट एक फेक एंट्री डाल सकता है। अकाउंटेंट क्या करेगा? कैश बुक में एक फेक एंट्री डालेगा, एक झूठी एंट्री डालेगा कि भाई उसने 1 लाख रुपए डिपॉजिट कराए हैं। अब उसने रियल में 1 लाख रुपए डिपॉजिट नहीं कराए हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब बिजनेसमैन जो होता है वो बहुत ज़्यादा बिजी होता है, उसे नहीं पता होता है कि भाई उसके बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। तो यहाँ पे जो अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट फ्रॉड कर सकता है। इसलिए क्या होता है, इसलिए ऑडिट जब होता है, ऑडिट में रिको बनाया जाता है। तो भाई ये था आपका चैप्टर नंबर 3।